हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन बाय शशि मौर्य। चलिए, आज मैं आप लोग को वीडियो में लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी क्षितिज गद्य खंड से नेताजी का चश्मा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि नेताजी के चश्मा इसके साहित्यकार कौन हैं। तो इनके साहित्यकार यानी लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उनकी रचनाएं, उनकी कहानी, उनके उपन्यास, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। तो सबसे पहले ये स्वयं प्रकाश के बारे में जान लेते हैं हम, फिर इसके बाद आपको आगे हम नेताजी के चश्मा पाठ बढ़ाएंगे। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं, जिसे ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, स्वयं प्रकाश भारतीय समाज के सजग, प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं में समाज की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत समन्वय किया है। यथार्थ मतलब वास्तविक। उनके साहित्य में सामाजिक बंधनों में छटपटाती हुई नारियों की वेदना तथा वर्ण व्यवस्था या संप्रदाय व्यवस्था के तहत शोषित व्यक्तियों की पीड़ा के मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो कि तर्कतः बेजोड़ हैं। तो चलिए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में हम जान लें कि इनका जीवन परिचय क्या है। अभी तक तो आप लोगों ने जाना कि स्वयं प्रकाश भारतीय समाज के सजग, प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार थे। यानी उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने अपनी रचनाएं किया है, समाज की तत्कालीन जो सामाजिक है, राजनीतिक परिस्थितियों का जो सजीव रूप है, अपने साहित्य में वो उन्होंने लिखा है, दिखाया है। तो चलिए हम उनके जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। उनका जीवन परिचय क्या है। प्रसिद्ध गद्यकार स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। वहीं से अध्ययन कार्य पूरा कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। उनकी नौकरी का भी अधिकांश समय राजस्थान में ही बीता। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं। यहाँ वे वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्हें अब तक पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक आपको मालूम हो गया कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बनमाली पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए हैं। अब उनकी रचनाएं देखिए। स्वयं प्रकाश जी अपने स्वयं समय के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, यानी उनकी जो प्रकाशित कहानी है उसमें सबसे पहले सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये इनकी कहानियों में क्या है, बहुत ही उल्लेखनीय है, मुख्य कहानी है। प्रमुख उपन्यास और भी इसके अंतर्गत कहानी है, लेकिन ये इनकी मुख्य कहानी है, इसलिए इन मुख्य कहानी को यहाँ पर बताया जा रहा है। उपन्यास, उनके प्रमुख उपन्यास बीच में विनय और दूसरा क्या है, ईंधन। अब देखिए साहित्यिक विशेषताएं, उनका साहित्य में क्या क्या विशेषता है। देखिए, स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं, यानी मध्यम वर्गीय जीवन में निवास करने वाले थे। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन में
जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। भाषा शैली। स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है। अपनी रचनाओं में कौन कौन सी भाषा, देखिए पूछा जा सकता है प्रश्न में कि स्वयं प्रकाश अपनी रचनाओं के लिए कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? सरल, सहज एवं भावानुकूल। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की। तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शब्दों का बहुलता से प्रयोग है, फिर भी वे शब्द स्वाभाविक बन पड़े हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में कुटिलता है। हास्य एवं व्यंग उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा। एक वाक्य से विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर एक नई रीति के दम पर पाठक के लिए सहजता से समझने का भाव पैदा कर दिया। तो ये इनकी भाषा शैली थी। अब तक अपने जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, उपन्यास, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली में अब हम पढ़ेंगे। इनका पाठ का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश के नेताजी का चश्मा। चलिए तो यहाँ हम शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कितने पात्र हैं। तो बेटा इसमें मुख्य पात्र 3 हैं। नंबर 1 पर हवलदार साहब हैं, दूसरा कैप्टन चश्मे वाला और तीसरा पान वाला। देखिए पूछा जा सकता है कि नेताजी के चश्मा में कितने पात्र हैं, तो बता सकते हैं 3 पात्र हैं। कौन कौन? हवलदार साहब, कैप्टन वाला और पान वाला। ठीक, तो नेताजी का चश्मा पाठ शुरू करने से पहले इसके बारे में आपको हम समझा देते हैं। थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए कि इस पाठ में पूरी कहानी किसके ऊपर लिखा गया है। तो देखिए, नेताजी का चश्मा नामक जो प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है। जो नेताजी का ये चश्मा पाठ है, तो यह कहानी जो है देशभक्ति की भावना से भरपूर भरी हुई है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रकट करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा भी गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वह पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। तो चलिए, इस नेताजी का चश्मा थोड़ा सा हम पूरी कहानी को आपको समझा दिए। अब यहाँ हम शुरू करते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से? जहाँ पर नेताजी का मूर्ति लगा हुआ था, उसी कस्बे से। कस्बे मतलब शहर को कहते हैं, छोटे मोटे शहर को कहते हैं कस्बे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। यहाँ पर हवलदार साहब बता रहे हैं, यानी स्वयं प्रकाश जी बता रहे हैं कि हवलदार साहब किसी काम के सिलसिले से हर 15 दिन कंपनी में काम करने के लिए जाते थे और उनको उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो कस्बा यानी जो कस्बा मतलब शहर जो बहुत बड़ा नहीं था,
छोटा ही था और उसे हम पक्का मकान भी नहीं कर सकते। उसमें उस कस्बे में क्या था, एक बाज़ार था और एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन एयर जगह में सिनेमा घर था और एक नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नगर पालिका जानते हैं आप किसे कहते हैं? नहीं? देखिए, तो वहाँ आपको बताया जा रहा है कि कस्बे में एक नगर पालिका थी जो कि वो कुछ न कुछ हो कार्य करवाती थी। यानी सड़क बिगड़ जाती थी तो सड़क को पक्की करवाती थी। मान लीजिए वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी तो टॉयलेट घर बनवाते थे, कबूतरों की छतरी बनवा देते थे, कभी कभी वहाँ पर कभी सम्मेलन भी करवा देते थे। यानी उसी प्रकार एक वहीं के जो एक चौराहा था, मुख्य बाजार पर जो चौराहा था, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की मूर्ति बनवा दी। कौन? नगर पालिका। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं लेने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहाफो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। उहाफो मतलब क्या करें क्या ना करें, यानी कोई निर्णय न ले पाना। और बोर्ड की शासना विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने पर विश्वास दिला दिया। यहाँ देखिए, आपको इसका सारांश रूप में हम आपको समझा देते हैं कि यानी जिस कस्बे से हवलदार साहब गुजरते थे, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था और कुछ ही पक्के मकान थे। उस कस्बे में क्या थे? कुछ ही पक्के मकान थे। वहाँ एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड के बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, यानी नेताजी का चश्मा जो ये कहानी उसी प्रतिमा मतलब मूर्ति के बारे में है। अब मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी में बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो। यानी कौन कह रहा है? हवलदार साहब कह रहे हैं। ये मूर्ति को देखने के बाद ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई, यानी इस मूर्ति को जो महीने भर में, यानी अध्यापक से बोला जा रहा है कि जल्दी से इस मूर्ति को बना दो जो महीने भर में यह पूरा हो जाए। आश्वासन दे दिया गया है, इसलिए मूर्ति को जल्दी बना दिया गया है, जिस पर नेताजी का चश्मा को लगाना वो मूर्तिकार भूल गया है। आगे आपको नीचे हम बताते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट मतलब छाती। बेस्ट का अर्थ क्या होता है? छाती। यानी छाती का जो ऊपरी भाग होता है, छाती के ऊपरी भाग को बेस्ट हम बोलते हैं, और सुंदर थी। यानी जैसा कहा जा चुका है कि जो मूर्ति संगमरमर की थी तो टोपी की नोक से कोट यानी दूसरे बटन तक कोई उसकी फुट क्या, मूर्ति की जो ऊंचाई थी 2 फुट की थी, और जिसे हम कहते हैं बस्ट, मतलब छाती के ऊपर वाले हिस्से को बस्ट कर दे, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था।
नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। कमसीन का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? कमसीन मतलब सुंदर, कमसीन का मतलब होता है सुंदर। फौजी वर्दी में, यानी वो जो मूर्ति बनी थी, नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी और वो बहुत ही मासूम और सुंदर। मूर्ति कैसी थी? बहुत ही मासूम और सुंदर थी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तो मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। यानी हवलदार साहब कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हवलदार साहब कहते हैं कि मूर्ति को देखते ही जो सुभाष चंद्र की जितने भी नाराएं हैं वो याद आने लगती थी। जैसे दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अनेक प्रकार के ऐसे जो उनके नारे थे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर मतलब कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब देखिए, अब यहाँ बताया जाए कि उस मूर्ति में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस मूर्ति की सराहना की जा सकती है। उस मूर्ति की जितनी भी बड़ाई की जाती थी उतनी की जाती थी, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी खटकती थी। क्या खटकती थी? उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। अब यहाँ पर बताते हैं हवलदार साहब कि उनके आंखों पर चश्मा था लेकिन वह संगमरमर का नहीं था, क्योंकि सारी मूर्ति संगमरमर की, उनके मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन जो उनके आंखों पर चश्मा था वह वास्तविक चश्मा था। वह चौड़ा काला फ्रेम वाला था, जो कि हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल मतलब वास्तविक, कौतुक भरी मतलब आश्चर्ययुक्त। अब देखिए हवलदार साहब क्या कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरते हैं, यानी किस कस्बे से? जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगी हुई थी, तो उस कस्बे से जब गुजरते हैं तो चौराहे पर वह क्या करते हैं, कुछ देर रुककर पान खाते हैं। पान खाने के लिए रुकते हैं तो वो क्या है, मूर्ति की तरफ जब उनका ध्यान गया तो उनके चेहरे पर एक आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। क्यों फैल गई? वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान इसलिए फैल गई कि मूर्ति क्या है, संगमरमर की थी। मूर्ति क्या थी? संगमरमर की थी, पत्थर की थी, लेकिन उनके आंखों पर क्या था? चश्मा रियल था, वास्तविक था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति की रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हवलदार साहब क्या करें, जीप तो कस्बा को छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रह गए और अंत में इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय मतलब विशेषकर है। महत्व उस मूर्ति के रूप रंग का कद का नहीं था, बल्कि उस मूर्ति बनाने वाले की भावना का था कि उसे मूर्ति बनाया और मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा न लगाकर वास्तविक चश्मा लगाया है। वरना देश में, यानी आजकल भी जो देशभक्ति का रहता है तो मजाक की चीज़ बन जाती है। यानी उनको देखने से ऐसा लगता था कि हमारे देश में आज भी देशभक्ति बनी हुई है, इसलिए इस मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा बनाने वाला भूल गया है, लेकिन लोग इस पर क्या कर रहे हैं, वास्तविक चश्मा लगा दे रहे हैं। यानी आज भी हमारे देशभक्तियों का क्या हो रहा है, सम्मान किया जा रहा है।
दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, तब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब की कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब देखिए, जब दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरते हैं तो मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई देता है, और जब अंतर दिखाई देता है तो उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। तो उन्हें अंतर क्या मिला कि पहले तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा इनके आंखों पर था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब की कौतुक यानी उत्सुकता और भी बढ़ गई। उनके आश्चर्यचकित जो भाव था यानी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े को नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा अपने बदल सकती है। अब देखिए, तीसरी बार फिर नया चश्मा। जब तीसरी बार फिर उधर से वो गुजरते हैं तो देख रहे हैं कि उनके आंखों पर फिर तीसरा चश्मा लगा हुआ है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब देखिए, अब वो क्या कहते हैं कि हवलदार साहब की अब आदत सी पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से गुजरते समय वो चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से वो देखते थे। और जब एक बार उनका कौतूहल और भी बढ़ गया, दुर्दमनी हो उठा, तो सबसे पहले वो पान वाले से पूछ लिए, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है? यानी जब वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते हैं, उनकी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है, तो वो पान वाले से पूछना लगते हैं। यानी दुर्दमनी मतलब होता है कि जिसका दमन करना कठिन हो जाता है, यानी अपनी उत्सुकता को रोकना वो क्या उनके लिए कठिन हो गया। और वो कौतूहल यानी अपने आश्चर्यचकित को रोक नहीं सकते, उत्सुकता को रोक नहीं सकते, और पान वाले से पूछ पड़े। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब देखिए, पान वाले खुद भी पान तो बेच रहा था, लेकिन खुद अपने मुंह में पान ठुसा था, यानी पान खा रहा था। वह पान वाला एक काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था, यानी हंसलोक प्रकार का आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों यानी मन ही मन क्या हुआ, मुस्कुरा उठा और उसकी तोद थिरकी। और पीछे घूमकर उसने और क्या करता है, अपने मुंह से जो पान को क्या करता है, थूकता है, और पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान को थूकता है और अपनी लाल काली बत्तीसी को दिखाकर कैप्टन चश्मे वाले से कहता है, क्या कहता है, उसकी तो यानी उसकी पेट जो था थोड़ा बहुत थिरकी, मतलब पेट निकला हुआ था। तोद किसको कहते हैं, पेट को कहते हैं। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ में नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब काली बत्तीसी दिखा के कहता है कि ये सब जितने भी कमाल आप देख रहे हैं सब क्या है, कैप्टन चश्मे वाले का काम है। तो भी हवलदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया। हवलदार साहब का उठते हैं, पान वाला उनको समझाता है कि ये चश्मा बदलता कौन है। पान वाले ने उनको क्या कहा, समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। फिर भी हवलदार साहब क्या उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्यों बदल देता है, क्यों चेंज कर देता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किरदार से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला को दे दिया
और उधर दूसरा बिठा दिया। तब विराट मतलब गहा। तब अब पान वाला उनको समझाता है कि इसलिए वो बदल देता है कि कोई यदि गहा गाता है तो उसको उसी चौड़े चौखट वाला जो चश्मा जो मूर्ति पर लगाया होता है, अगर वही चश्मा वैसा ही चश्मा चाहता है तो वह चश्मा उतार कर कैप्टन उसे दे देता है, फिर दूसरा चश्मा उनके ऊपर आकर लगा देता है। इस प्रकार कैप्टन वाला बार बार चश्मा को क्या करता है, बदल देता है। तो ठीक बेटा, आज हम इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए